नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर हम आपको यूपीएससी के साथ साथ यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की भी तैयारी करा रहे हैं। और यूजीसी सोशियोलॉजी जो नेट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ और फर्स्ट यूनिट में जितने भी थिंकर्स थे वो मैंने आपको पूरे कराए हैं। और इसके बाद में जब आपको थर्ड यूनिट मैंने पढ़ाना चालू किया तो इसमें जितना भी हमारा सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट था उसका मैंने 90% भाग कंप्लीट करा दिया है। 10% भाग छूटा है, तो जैसे ही समय मिलेगा मैं उसको अभी सोशल इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैंने आपको जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं, जो हमारे जो सोशल मूवमेंट हैं, हमने उन पर आपको लेक्चर उपलब्ध कराए हैं। और हम इसी क्रम में जो सामाजिक आंदोलनों का जो हमारा लेक्चर चालू हुआ था उस क्रम में आज ये तीसरा वीडियो होगा और यहाँ पर हम सामाजिक आंदोलन पूरे ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। हमारे सिलेबस में कहाँ कहाँ सामाजिक आंदोलनों के बारे में दिया गया है, आंदोलनों की चर्चा की गई है, हम एक नज़र जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। जैसे जब हम चौथी यूनिट का 4.1 पढ़ते हैं, यानी चौथी यूनिट का पहला शब्द जो पढ़ते हैं उसमें देखते हैं हम एग्रेरियन मूवमेंट्स, एग्रेरियन अनरेस्ट एंड पीजेंट मूवमेंट, यानी कृषक असंतोष और कृषक आंदोलनों के बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इससे खूब क्वेश्चन, आज मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि एक जगह और आया है कि अर्बन मूवमेंट एंड अर्बन वायलेंस, तो हमें यहाँ पे भी इनको भी देखना है। फिर जो हमारी 5वीं यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, ये पूरा सोशल मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट से संबंधित है। यहाँ पर हमें कई प्रकार के मूवमेंट पढ़ना है। जैसे मूवमेंट कास्ट बेस्ड पढ़ना है, यानी जाति के आधार पर पढ़ना है, हमें निर्जातीयता के आधार पर पढ़ना है, हमें आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के आधार पर पढ़ना है, लिंग के आधार पर सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, और धर्म के आधार पर भी सामाजिक आंदोलन पढ़ना है। तो आपको याद रहे, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि सामाजिक आंदोलन को हमें कई तरीके से यहाँ पर देखने का प्रयास करना है। तो हम ये इनको एक अलग से ही देखेंगे। जब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं एक साथ इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको एक साथ ही पढ़ाएंगे। फिर मैंने देखा था यहाँ पर कि आपकी जो 7वीं यूनिट आती है, और 7वीं यूनिट में एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी मूवमेंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी हैं, तो मैंने वो भी आपको यहाँ पर बता दिया था कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं। जो हमारी जो 7वीं यूनिट है, तो इस यूनिट की खास विशेषता ये है कि ये हमारा जो पेपर है, पेपर फर्स्ट को भी कवर करता है। बहुत कुछ पेपर फर्स्ट में भी एनवायरनमेंट के बारे में दिया गया है। हम अगर इसको अच्छे से करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी हमें सहायता मिल जाती है। और दूसरा, अगर एक दो क्वेश्चन हमारे सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट के पेपर में अगर आ जाते हैं तो वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ही। तो मैंने आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट से संबंधित आंदोलन बता दिए। आज हम जिन आंदोलनों की बात करेंगे वो आंदोलन है आपके न्यू रिलीजियस मूवमेंट, यानी नवीन सामाजिक आंदोलन, यानी नवीन जो सामाजिक आंदोलन, जो धार्मिक आंदोलन है, हम उन पर आज आपसे चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि नए धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हैं, और इनको मैंने पीपीटी में आपके सामने अभी हम पढ़ाएंगे उनको कि कैसे क्या है नवीन धार्मिक आंदोलन। तो यहाँ पर मैंने आपको सामाजिक आंदोलन बता दिए थे कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा क्या है, सामाजिक आंदोलनों के पॉइंट क्या क्या है, सामाजिक आंदोलन होते क्या हैं। और फिर मैंने किसान आंदोलन बताया था, यहाँ पर जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था एक बार बिल्कुल क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं। और चंपारण आंदोलन 1917 का मैंने बताया था, खेड़ा आंदोलन 1918 का, पंजाब आंदोलन 1920 और 22 का है, जबकि मालाबार जो मद्रास मालाबार के तट पर हुआ था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 1921 में हुआ था। इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला किसान बारदोली, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 1928 और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पर जो दर थी 20 से 22 हो गई थी, लेकिन उनके प्रयास से इसकी दर को हमने 6% कर दिया था।
जबकि जो हमारा तेलंगाना आंदोलन था, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। तेलंगाना का आंदोलन ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। यहाँ के निजाम थे, यहाँ पर जो गेहूं था, गल्ला था, उसको कम दाम पर खरीदा जा रहा था। जबकि जो तेभागा आंदोलन है वेस्ट बंगाल से संबंधित है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से देख लेना है। और इसमें क्या हो रहा था, बटाईदार और जो जमींदार थे वो उनमें थोड़ा सा भूमि का डिस्प्यूट था, तो उसको लेकर ये आंदोलन हो रहे थे। नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 का है और ये बंगाल से संबंधित है। इसका कारण क्या था, भूमि का असमान वितरण और शोषण। मैंने इसके लिए एक कोटेशन भी आपको बताया था कि जोते बोए काटे दान, खेत का मालिक वही किसान। ये लोग इस नारे के साथ आगे बढ़ते थे और कहते थे कि जो खेत को जोतता है, बोता है और काटता है, खेत का मालिक वही है, ना कि यहाँ का जमींदार। और ये भूमि का जो असमान वितरण था उससे संबंधित इनका। तो यहाँ पर नक्सलवाड़ी आंदोलन, मैं यहाँ पर आपको केवल एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको दिमाग में बचे। फिर मैंने बताया था कि भारत में जो अभी हाल फिलहाल में 1 से 1.5 साल तक यहाँ पर जो आंदोलन चलते रहे, राकेश टिकैत और योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में, वो इन 3 कानूनों को, जो वो लोग कहते थे ये काले कानून है, इनके विरोध में चलते रहे। और आपको ये याद कर लेना है वो कौन कौन से कानून है। अगर यूजीसी का दिमाग घूमा तो वो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। एक तो विपणन यानी मंडियों से संबंधित था, यानी कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन सुरक्षा अधिनियम 2020। ये अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति ने यहाँ पर लागू किए थे, तो आपको याद रखना है कि अध्यादेश के माध्यम से आए थे। लेकिन किसानों ने कहा, पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार के कानून नहीं चाहिए। और जो आंदोलन होते हैं, आंदोलन क्या होते हैं, या तो व्यवस्था में नवीन परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन होते हैं, या नवीन परिवर्तन जो हो चुका है उस आंदोलन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए भी आंदोलन। तो ये जो परिवर्तन नवीन हो गए थे, यहाँ पर किसानों ने कहा मुझे इस प्रकार के नवीन परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें तो हमारी पुरानी ही व्यवस्था दे दो। तो उसके लिए इन लोगों ने ये आंदोलन, और सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और ये तीनों कानून उन्होंने वापस लिए। हम यहाँ पर देखते हैं जो मूल आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2000 था, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित अधिनियम था। इसको भी किसानों ने समर्थन नहीं किया और सरकार ने वापस लिया। और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2022 का था। ये तिल, खाद्यान्न और गेहूं, अनाज इत्यादि को क्या कहते थे, एसेंशियल गुड्स के रूप में शामिल नहीं करते। तो किसानों ने कहा नहीं, ये आवश्यक वस्तु है, आपको इसमें, ये आप इससे संबंधित ऐसा कानून मत बनाएं और ये आवश्यक वस्तु के रूप में ही इन्हें रहने दीजिए। तो मैंने किसान आंदोलन बताए, और किसान आंदोलन के बाद मैं दूसरा लेक्चर जो लेकर आया था वो एनवायरनमेंट से संबंधित था। और हमने यहाँ पर आपको चिपको आंदोलन बताया था। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से संबंधित था, और यहाँ के रैणी नामक गांव में 2500 गांवों की नीलामी हुई थी, और इससे संबंधित गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद थे। और ये आंदोलन 1974 26 मार्च को हुआ था। ये अहिंसक आंदोलन थे। साइलेंट वैली केरल से संबंधित आंदोलन था, और ये 1985 में हुआ था आंदोलन, ये आपको याद रखना है। साइलेंट वैली में ये क्या हुआ था कि जल विद्युत प्रोजेक्ट बन रहा था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर उन लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद वहाँ पर ये राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित। विष्णुगोई आंदोलन जो था ये राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान में विष्णुगोई समुदाय में एक अमृता देवी थी। अमृता देवी पेड़ों से चिपक गई थी, और उन्होंने पेड़ों, लेकिन राजा जो अजीत सिंह थे उन्होंने उनका भी वध करवा दिया था पेड़ों के साथ। तो यहाँ पर ये विष्णुगोई आंदोलन आपको समझ लेना है कि ये भी। और विष्णुगोई आंदोलन चिपको तथा एप्को आंदोलन का क्या बना, प्रेरणा स्रोत बना, और वो आंदोलन यहीं से प्रभावित हुए। और अगर आपको और डीप में समझना है तो मैंने दूसरे लेक्चर में इस पे ही लेक्चर दिया था, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नर्मदा से संबंधित 3 राज्य हैं, एक तो यूपी है, दूसरा मध्य प्रदेश, एक तो मध्य प्रदेश है, और दूसरा गुजरात है, और तीसरा महाराष्ट्र। इससे प्रभावित होने वाले ये 3 राज्य हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा था 58% आदिवासी थे। और जब मैं आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको LARR 2013 के भी बारे में बताया था, और इसमें मैंने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट तथा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में भी यहाँ पर बता दिया। जो एप्को आंदोलन था ये भी चिपको आंदोलन तथा विष्णुगोई आंदोलन से प्रभावित था, और ये कर्नाटक के कन्नूर में हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पर रखना है। और ये 38 दिन तक चला था, इसके नेता पांडुरंग जी थे। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड तथा उड़ीसा से संबंधित है, और नवधान्य आंदोलन आपका बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था, ये आपको याद रखना है, इससे वंदना सेवा जुड़ी हुई हैं। बालिया पाल आंदोलन ये मिसाइल परीक्षण के विरोध में हुआ था, और ये उड़ीसा से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि गंगा बचाओ आंदोलन गंगा की सफाई से है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब तो हो गई, लेकिन सरकार को क्या चाहिए, इस गंगा की सफाई करवा देनी
चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रख लेना, याद रख लेना। ये अहिंसक आंदोलन और धीरे धीरे चलता है। मैत्री आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के चमोली से हुआ था। कल्याण सिंह इससे संबंधित हैं। जैसे शादियों में जो जूता चोरी की रस्म होती थी उसको इन्होंने ख़त्म करके कहा था कि दूल्हा जाएगा दुल्हन के मायके में क्या करेगा कि एक पेड़ लगाएगा शादी के दिन। और फिर यही आंदोलन उनका क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गया और ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ और वहाँ पर हरियाली और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रोत्साहन की दिशा में ये कारगर सिद्ध हुआ। तो ये तो मैंने आपको क्विक फास्ट रिवीजन करवा दिया, सारे आंदोलनों को एक बार बता दिया। लेकिन इसके पीछे बताने के पीछे हमारा एक कारण था कि जो हमारे क्वेश्चन आए हैं हम थोड़ी उन पर चर्चा कर लें कि वो क्वेश्चन कैसे हैं। जो आंदोलनों से संबंधित जब से जून 2019 से जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, मैंने उसके बाद से क्वेश्चन उठाए। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किसने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। तो ये आपको याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो आंदोलन, अभी मैंने नवीन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ से संबंधित है, आज पढ़ाऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नाइकर महोदय ने वहाँ पर इस प्रकार का आंदोलन चलाया था। तो आपको श्रीलंका में जो तमिल आंदोलन था, तो तमिल आंदोलन, तमिल का मतलब क्या है, क्षेत्रीयता से हुआ और तमिल का मतलब क्या हुआ, सजातीयता से हुआ। तो यानी श्रीलंका में जो तमिल आंदोलन था, ना तो वो धार्मिक आंदोलन था ना वो समाज सुधार आंदोलन था, वो तो कैसा था, एक तो सजातीयता पे यानी होमोजेनिटी पे संबंधित था और आपकी क्षेत्रीयता पर संबंधित था। यानी इसका आंसर ए और बी सही है। तो आपको यहाँ से ये याद रख लेना। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन ये तो बिल्कुल आउट क्वेश्चन है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि बारदोली आंदोलन गुजरात से, यानी ए का चौथा और ए का चौथा यहाँ आ गया। यानी अगर आपको यही आता था तो आप सही कर लेते। मोपला आंदोलन महाराष्ट्र से, किसान आंदोलन आंध्र प्रदेश से और तेभागा आंदोलन वेस्ट बंगाल से, यानी इसका आंसर डी सही है। ये सब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा जो ये कॉन्सेप्ट आधारित जो आता है क्वेश्चन, आपको इसको याद रख लेना है, इसको थोड़ा सा, कि सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं क्या है। हमने कहा था यह एक सामूहिक व्यवहार होते हैं सामाजिक आंदोलन, तो बिल्कुल सही है। यह लक्ष्य उन्मुख होते हैं, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तन ला सकता है और परिवर्तन का विरोध कर सकता है, तीनों पॉइंट सही हैं और यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह केवल वचन के कारण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं, भले ही ज्ञात हो या अज्ञात हो, ये बिल्कुल बकवास बात है। लेकिन आंदोलन व्यक्तिगत व्यवहार नहीं होता है, सामूहिक व्यवहार होता है, यह लक्ष्य उन्मुखी होता है और यह क्या है, परिवर्तन के या तो पक्ष में होता है या परिवर्तन के विरोध में होता है। तो ए बी सी तीनों कथन सही हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है और वो कंटेंट हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने वहाँ पर नहीं बता पाया था, इसलिए यहाँ पर इसको बता देना जरूरी है और आवश्यक है कि भूदान आंदोलन से डॉक्टर विनोबा भावे तथा जेपी नारायण जुड़े हुए हैं और यह नालकोंड पोचमपल्ली जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पर हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि भूदान बहुत बड़े स्तर पर दिया गया था और जो बेभूमि मतलब जिनके पास भूमि नहीं थी उन्हें भूमि देने का काम किया गया था। तो मैंने यहाँ पर आपको 5-6 क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दिए हैं जो भी अभी तक आंदोलनों से आए हुए हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप भी मुझे भेजें, मैं उसको भी डिस्कशन करा दूंगा आंदोलन से संबंधित। अब हम बात करते हैं अपने आंदोलन की कि कहाँ से हमें अपना, अब आज का हमारा लेक्चर जो है वो है नवीन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो नवीन सामाजिक जो आंदोलन थे ये 19वीं सदी में प्रारंभ हुए और यहाँ पर क्या हुआ कि 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की सदी माना जाता है, क्योंकि 19वीं सदी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इसके पहले क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का शासन आने से भारत में पाश्चात्य शिक्षा का आगमन हो गया था। तो पाश्चात्य शिक्षा का आगमन होने से भारत में क्या है कि रैशनैलिटी यानी तार्किक सोच की बात होने लगी, आधुनिक शिक्षा पद्धति की बात होने लगी और तर्क संगत आदमी विचार करने लगा। हालांकि पहले भी करता था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात शिक्षा पद्धति में आधुनिक तत्कालीन उपचिंतन मनन की बात जो मैंने बताया वही लिखा है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने हिंदू धर्म संरचना, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्की कसौटी पर कसना प्रारंभ किया। इससे नवीन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। जितनी भी अतार्किक कुरीतियां थीं, जैसे सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा में पहले लोग विश्वास करते थे, लेकिन नवीन शिक्षा प्राप्त लोगों ने क्या किया कि भाई सती प्रथा सही नहीं है, बाल विवाह सही नहीं है,
पर्दा प्रथा सही नहीं है, और जो पुनर्विवाह के समर्थन में होना चाहिए, स्त्री शिक्षा के समर्थन में होना चाहिए, कन्यावध के समर्थन में इन्होंने कहा कि कन्यावध नहीं होना चाहिए समाज में, और इस प्रकार की जो बात की और जो रैशनल बात की उसको ही हम लोगों ने क्या कहा, वही नवीन सामाजिक धार्मिक सुधार और आंदोलन कहलाए, जो आगे चलकर जिनकी हम बात करने वाला। इन आंदोलनों ने समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया। बिल्कुल बात सही है, जितने भी नवीन धार्मिक आंदोलन हुए उन्होंने क्या किया, समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। इन आंदोलनों के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों और अस्पष्टताओं, बाल विवाह, विधवा विवाह और जैसी पुरानी जो कुरीतियाँ थीं या जो बुराइयाँ थीं उनको दूर करने का काम किया गया। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आज स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कम समय में मैं आपको बहुत ज़्यादा बता पाऊँ। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा स्पीड या तो कम कर लें या पॉज कर करके लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और आप अपने स्तर पर समझ लीजिए। लेकिन मैं आज जल्दी थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नवीन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है। और टाइम तो कम है, अब एग्जाम में अब पढ़ना ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड में पढ़ना होगा। मैं भी अब बहुत जल्दी एक दिन में 2-2 वीडियो लाने का काम करूँगा। आप लोगों बस जुड़े रहें, और छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा। अब खैर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 20 अगस्त 1828। और राजा राम मोहन जो राय है, इन्हें भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें प्राचीन और नवीन जो समाज है उसको जोड़ने का पुल कहा जाता है। इसके साथ ही राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि थी वो अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। और राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, और जितनी भी बुराइयां थीं, पर्दा प्रथा, सती, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा आदि के समर्थन में इन्होंने अपनी बात की। और जबकि बाल विवाह, सती प्रथा आदि का इन्होंने विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह इत्यादि का इन्होंने समर्थन भी किया। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्म समाज जो 1828 में स्थापित हुई, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और इनका क्या उद्देश्य था कि बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाप्त किया जाए तथा विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन दिया जाए कि विधवा अगर कोई है तो उसका पुनर्विवाह हो समाज में, जबकि सती प्रथा का अंत हो, बाल विवाह का अंत हो, और स्त्रियों को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। तो ये ब्रह्म समाज का आपका था। इसके साथ आती है हमारी प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज में क्या होता था कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंगा थे, और इन्होंने 1867 में इसकी स्थापना की। इनका भी वही उद्देश्य था कि साहब आप क्या करो, छुआछूत, भेदभाव और बाल विवाह इत्यादि का क्या करो, निषेध करो, सती प्रथा का अंत करो, बुराइयों को समाज से समाप्त करो। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि विधवाओं के लिए आश्रम खोले, अनाथालय खोले और कन्याशाला इत्यादि भी खोली। तो प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? आत्मारंग साहब ने की, आत्मारंग पांडुरंगा ने इसकी। आर्य समाज की स्थापना आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, 1875 में की। इनका भी वही सब उद्देश्य था, समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना, मूर्ति पूजा का पक्षधर नहीं करना, और वेदों की ओर लौटो आदि का नारा दिया। इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा कि गोवध का विरोध कहा कि गोवध नहीं होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह को निषेध बताया, बाल विवाह को निषेध बताया, मूर्ति पूजा को भी इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा के ये पक्षधर नहीं थे। और समाज में जितने भी आडंबर थे, जितने भी पाखंड थे और अंधविश्वास थे, उन सबका इन्होंने विरोध किया। जब ऐसे कोई भी, देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि समाज में 2 लोग होते हैं। एक तो समाज में वो लोग होते हैं जो समाज को निर्देशित करते हैं, ठीक है, और एक वो लोग होते हैं जो समाज से निर्देशित होते हैं। यानी जो समाज को निर्देशित करने वाले लोग हैं वो आपके यही हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और आत्मारंग पांडुरंगा, महात्मा गांधी और बाबा राम सिंह इत्यादि लोग। ये क्या है? ये समाज को निर्देशित करने वाले। हम सब छोटे लोग तो समाज के द्वारा निर्देशित होने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमें इनको पढ़ना, इनके विचारों को पढ़ना, इनके सामाजिक सुधार आंदोलनों को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो नामधारी जो आंदोलन था, नामधारी आंदोलन पंजाब में बाबा सिख राम ने प्रारंभ किया था, और इसमें भी वही सब उद्देश्य थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, कन्यावध नहीं होना चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए, शराब वृत्ति नहीं होना चाहिए, और विधवा विवाह जो निषेध था उसको इन्होंने कहा ये नहीं, विधवा विवाह होना चाहिए, आदि विरोधियों को समाप्त करने का इन्होंने
काम किया। तो यहाँ से हमें लगता है आपको समझ में आ गया। गांधी जी ने भी बहुत से सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाए और वो हरिजन जो सेवक संघ उन्होंने स्थापना की, हरिजन सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने बताया था कि जो निम्न वर्ग जिसे समझा जाता है उसे क्या करना चाहिए, उसे मुख्य धारा में लाना चाहिए, ये समाज का अलग हिस्सा नहीं है, ये तो समाज का एक भाग है। देखो दोस्तों, भारतीय समाज की एक बहुत अच्छी विशेषता है, दुर्खिम क्या कहते हैं, इमाल दुर्खिम, ईडी, ईडी कहते हैं कि साहब डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि आधुनिक समाज की विशेषता है। और भारत में तो आधुनिक समाज, भारत में तो डिवीजन ऑफ लेबर हमारे वैदिक युग से चला आ रहा है, वैदिक युग से डिवीजन ऑफ लेबर चला आ रहा है। हमने सभी जातियों ने अपने अपने काम बांट रखे थे, पूजा का करेगा, सुरक्षा का करेगा, व्यवसाय का करेगा, सेवा का करेगा। लेकिन समस्या ये हो गई कि ये डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा तो था, लेकिन ये अगर अर्जित परिस्थिति के आधार पर होता तो ठीक था, लेकिन ये तो प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर हो गया, तो ये व्यवस्था सल गड़ गई, ये व्यवस्था खराब हो गई, क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर मैं कौशलयुक्त हूँ तो मैं किसी विशेष धर्म में या किसी विशेष जाति में वो लिया है तो मुझे उससे बंदिश नहीं होता, मुझे में गतिशीलता भी होना चाहिए समाज में। लेकिन जाति व्यवस्था ने क्या किया, उस गतिशीलता को रोक दिया था। फिर एम.एन. श्रीनिवास वो संस्कृतिकरण के द्वारा गतिशीलता को बताने की बात करते हैं, वो अलग है। लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय समाज बहुत अच्छा था वैदिक युग में, लेकिन उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ कि ये जो जाति व्यवस्था जो कर्म आधारित थी वो जन्म आधारित बन गई, और जो डिवीजन ऑफ लेबर था जो आधुनिक समाज की विशेषता थी, फिर वो क्या हुआ कि ये स्थिर समाज बन गया। और इतना स्थिर समाज बन गया कि इस समाज को सुधारने के लिए हमारे यहाँ नवीन धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, जल्दी करते हैं क्योंकि लेक्चर पर फिर लंबा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। जनजातीय सुधार आंदोलन जो होते हैं, इसमें जो आपके बिरसा मुंडा आंदोलन महत्वपूर्ण है। इसी पीडीएफ में मैंने सारे जनजातीय आंदोलन आपको डाल दिए हैं, तो आपको वो पढ़ना है। वीर सिंह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, और भगत आंदोलन जो भीलों से संबंधित है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मोतीलाल तेजावत जो हैं ये नेता हैं इनके, तथा मामा बालेश्वर दयाल भी भीलों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने पूरे जीवन भर काम किया। सर्वोदय आंदोलन, यानी सर्वोदय आंदोलन की बात महात्मा गांधी करते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय, यानी जो सबसे स्तरीकरण में सबसे लास्ट में है उसका भी विकास, और जो समाज में सबसे ऊपर है उसका भी विकास। यानी सर्वोदय का मतलब है सबसे लास्ट पर खड़े आदमी का भी विकास हो जाए, उसको हम सर्वोदय कहते हैं। और महात्मा गांधी ने इसी सर्वोदय के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जनजाति थे, जो अस्पष्ट लोग थे, उनके विकास की बात की। सत्यशोधक समाज जो है वो आपके ज्योतिबा फुले इससे जुड़े हुए हैं, और इन्होंने पिछड़ा वर्ग से संबंधित जितना भी वर्ग था उसके हितों की बात की। इसके साथ ही इन्होंने स्कूली शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्कूलों की स्थापना पर बल दिया, विधवा आश्रम खुलवाए, अनाथालय खुलवाए, हरिजनों के लिए व्यवस्था की, और महिला सुधार तथा सेवा के लिए बहुत काम किए। मुस्लिमों से संबंधित आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो डॉक्टर सर सैयद अहमद, डॉक्टर नहीं केवल सर सैयद अहमद खां हैं, और इन्होंने मुस्लिमों में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, तथा नवीन आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए 1875 में अलीगढ़ जो आज मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की, तथा मुसलमानों में बहुपत्नी जो प्रथा थी उसका भी इन्होंने विरोध किया था, और जितनी भी बुराइयां थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाए, और इस सुधार आंदोलनों की मैं आपको एक बहुत लंबी लिस्ट दे रहा हूँ। अगर टाइम हो आपके पास तो आपको इसको देखना जरूर है। एग्जाम के पहले एक बार देखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, आप आराम से कर लोगे। और यहाँ पर हमने प्रमुख जनजातीय आंदोलन दे दिए हैं, तो आपको इसको भी देख लेना है कि वो जनजाति से किसने नेतृत्व किया, भील से किसने, कोल से किसने, खांसी से किसने। यहाँ पर सारे जनजातियों के जो प्रमुख आंदोलन है और नेता हैं और क्षेत्र जो है वो हमने यहाँ पर प्रभावित क्षेत्र और सन वो मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया है। इसके साथ ही ये मुस्लिम सुधार आंदोलन है जो आपको देख लेना है, पीपीटी में यहाँ पर आपको दे दूंगा, जो पीडीएफ है आज ही टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको देख लेना है। यहाँ पर मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ पर जो भारतीय समाज में जो आंदोलन हुए, समाज में हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए वो आपको यहाँ से देख लेना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके साथ हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।